जब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे लाहौर में बढ़ती हुई हनी ट्रैप की वारदातों का, जिसमें किसी नामालूम नंबर से शहरी को किसी हसीना की कॉल आती है जो बाद में एक डरावना ख्वाब बन जाती है। अंजरवाल के इलाका में बिछाया गया एक हनी ट्रैप जिसमें एक शहरी को फंसाया गया और बादजा अगवा के बाद इसे डिमांड की गई कुछ रकम की, जिसे पुलिस ने बाजियाब कराया गया। इस पहलू पर भी हम खोज लगाएंगे कि लाहौर में ऐसे कितने वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। एक हसीन चेहरा, एक मासूम आवाज और एक ख्वाब जैसा वादा। लेकिन जब ख्वाब कुचले जाएं और हकीकत का चेहरा डरावना बन जाए तो आंख खुलने से पहले जिंदगी उजड़ जाती है। लाहौर के इलाका अंजरवाल में बिछाया गया एक ऐसा ही हनी ट्रैप जिसने शरीफ शहरी वकार की दुनिया को हमेशा के लिए तारीक कर दिया। ये एक ऐसा जाल था जिसका शिकार होना वकार के लिए एक भयानक ख्वाब बन गया और इस ख्वाब से जागना इसके लिए कभी ना खत्म होने वाली अजियत बन चुका था। रुबीना एक हसीन और दिलकश चेहरा, एक नरम आवाज जो वकार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। मोबाइल पर बातचीत का आगाज, फिर एक ऐसी मुलाकात जिसने एक लम्हे में वकार की जिंदगी बदल डाली। वकार नहीं जानता था कि ये मुलाकात एक धोखा होगी और इस धोखे का नतीजा इसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक हादसे की सूरत में निकलने वाला था। वकार का एतमाद टूटा, उम्मीदें बिखरी, अपने ही कमरे में कैद हो गया। कमरे की दीवारों में गूंजने वाली तकलीफ दे आवाजें, नाजेबा वीडियोस की धमकियां, जिस्मानी तशद्दुद की तकालीफ और फिर एक मकरूह हकीकत का सामना। वो न सिर्फ ब्लैकमेल किया गया बल्कि इसकी इज्जत, इसकी जिंदगी, इसकी खुदी सब कुछ छीन लिया गया। पैसे दो या तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा, ये था इन दरिंदों का पैगाम। और ये पैगाम वकार के दिलो दिमाग में एक होलनाक गूंज बनकर रह गया। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने खोज को बताया कि ये एक खतरनाक गैंग था और इस गैंग में खवातीन मेंबर्स थी। सादा लौ शहरियों को बेवकूफ बनाने का घिनौना खेल खेलते थे, ताल्लुकात दोस्तियों का झांसा और फिर ब्लैकमेलिंग करते थे। वकार की रुबीना के साथ दोस्ती, एतमाद का रिश्ता कायम और फिर मुलाकात के लिए घर दावत। शहरी वकार की जिंदगी उजाड़ दी। वकार जैसे ही रुबीना के घर पहुंचा, एक और किरदार उमर वहां पर आ गया। उमर का ड्रामा, रुबीना मेरी बहन तुम क्यों आए हो। वकार के लिए ये सारी सूरत-ए-हाल हैरान कुन। रुबीना मुंह पर मुकर गई और इल्जामात की बारिश कर दी। यूं वकार की जिंदगी उजड़ गई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस दौरान एक और किरदार नदीम घर आता है और खुद को पुलिस वाला बताता है। कहता है 15 पर कॉल हुई, मैं थाने से आया हूँ। ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो गया। नदीम सिविल डिफेंस का मुलाजिम था लेकिन खुद को पुलिस वाला बताता था। लेकिन ये तबाही ज्यादा देर तक जारी नहीं रहने वाली थी। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने कहा कि जैसे ही हमें इस हनी ट्रैप के बारे में इत्तला मिली, फौरन कार्रवाई का आगाज किया। मोबाइल डाटा, सीसीटीवी फुटेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स ने हमें मुजरिमों तक पहुंचने में मदद दी। वकार जो शहरी है, इसकी दोस्ती होती है एक खातून, उसका नाम है रुबीना। रुबीना के साथ मोबाइल फ़ोन पे इनकी दोस्ती होती है, इनकी आपस में बातें चलती रहती हैं। फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद एतमाद का रिश्ता बन जाता है। तो फिर ये जो रुबीना खातून है, ये वकार को मुलाकात के लिए कहती है और मुलाकात के लिए वो उसको अपने घर बुलाती है। एलडीए सोसाइटी में कोई इसका घर है, वहाँ पे ये उसको मुलाकात के लिए बुलाती है। अब जब ये वकार मुलाकात करने के लिए, वकार को तो उस टाइम पे इस लड़की के बैकग्राउंड के और बाकी चीज़ों का कि ये इसके माइंड में क्या चल रहा है और मुझे किस मकसद के लिए बुलाया गया है, ये चीज़ें उसको नहीं पता होती। जब ये वकार उसकी बातों में आकर उसके घर पहुंच जाता है उससे मिलने, तो उस टाइम पे वहाँ पे उस घर में एक इनके गैंग का एक मेंबर जिसका नाम उमैर होता है वो सामने आ जाता है। वो उमैर है, उसने कहा कि ये रुबीना जो है ये मेरी बहन है और तुम जो है बग़ैर इजाज़त तुम इस घर में क्या कर रहे हो और तुम किस नीयत से आए हो। और उसने वहाँ पे इसके साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, ऊंची ऊंची आवाज़ में धमकियाँ देनी शुरू कर दी। इसने कहा कि मैं दूसरे भी लोग मोहल्ले के लोगों को बुलाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की बातें की। अब ये सारी सिचुएशन जो है ये वकार के लिए बड़ी हैरानकुन थी कि वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से रिएक्ट करे, क्योंकि उसे तो बताया गया था कि घर में कोई नहीं है। उसने जब ये फिर कहा कि मुझे रुबीना ने खुद घर में बुलाया है मुलाकात के लिए, तो रुबीना ने भी कहा कि मैंने इसको नहीं बुलाया, ये खुद ज़बरदस्ती घर में एंटर हो गया है और आके मेरे साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी। यानी वो खातून जिसने बुलाया वो भी वहाँ पर बिल्कुल उसने अपना बयान चेंज कर लिया। और जब ये सारी सिचुएशन उसके लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, बड़ी परेशान कुन थी वकार के लिए, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पर क्या रिस्पॉन्स दूँ, कैसे रिएक्ट करूँ।
इसी दौरान जब अभी ये सूरत हाल चल रही थी, इनमें गर्मा गर्मी थी सूरत हाल की, तो एक इनके गैंग का एक और मेंबर जिसका नाम नदीम है वो सामने आ जाता है और नदीम खुद को शो करता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। वो पुलिस वाला बन के सामने आता है और वो आके ये बयान देता है कि जी 15 पे कॉल हुई है कि यहाँ पे सामने वाले घर में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई आपस में लड़ रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। तो जो है ना, मैं ये पुलिस की जो गाड़ी है या नीचे खड़ी है, मैं थाने से आया हूँ, तो मुझे बताएं क्या मामला चल रहा है, क्या है। तो उस टाइम पे फिर वो जब उमैर है जो लड़के का भाई बना होता है, वो बताता है कि ये वकार लड़का है, ये पता नहीं कौन है, ये बाहर से आता है, हमारे घर में घुस जाता है और ये मेरी जो बहन है इसके साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस एहलकार को ये सारी चीज़ें बयान कर रहा है जो उन्हीं के गैंग उन्हीं के गैंग का मेंबर है। तो जब वो जो नदीम है जो जाली पुलिस वाला बना होता है, तो वो जब देखता है कि जब उसको ये बातें वो बताता है उमैर, तो वो भी उमैर के साथ मिलके वकार के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है कि तुम जो है वो तुमने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। वो वकार को डराता है कि ये तो घर के अंदर घुस के औरत के साथ गलत हरकत करने की बहुत ज़्यादा सज़ा है। तो ये दोनों मिल के प्रेशराइज़ करते हैं वकार को, अच्छा खासा उसको डराते हैं कि तुम्हें कानून का भी सामना करना पड़ेगा और तुम जेल में सड़ते रहोगे। और दूसरी तरफ से वो जो खातून है रुबीना, वो भी उनके साथ मिल जाती है, तो उसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलती। तो ये सारी सिचुएशन में वकार जो है ना, वो अपना जो है ना वो सारा उसको बिल्कुल ही उसका कॉन्फिडेंस भी शटर हो जाता है। वो उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलूँ, कैसे रेट करूँ, क्योंकि उसकी बात को सुनता नहीं है। इसी दौरान इनके गैंग का एक और मेंबर जिसका नाम अली होता है, वो भी पुलिस वाला बन के बाहर से नमूदार हो जाता है और वो आते क्या बात करता है कि मैं जो है ना थाने से आया हूँ, SHO साहब की गाड़ी कोने पे खड़ी है गली के, और वो कहते हैं कि मुलजिम को क्यों नहीं अरेस्ट किया अभी तक, क्या कर रहे हो। तो वो सारे जब वो थाने का नाम सुनते हैं तो कि वो अब इसको वकार को थाने ले जाने लगे हैं, तो फिर वो उसको अपनी इज़्ज़त की भी पड़ी होती है और फिर उसको बाकी भी कि अब बात बाहर निकलेगी और मुझे ही मुलजिम बना दिया गया है, हालांकि उसका जो ये बातें कर रहे हैं उसका तो वो कसूर, वो कहता है कि मेरा इतना कसूर नहीं था। जब वो सारे मिलके उसको इतना को प्रेशराइज़ कर देते हैं, फिर वहाँ पे उमैर जो अली है जो लड़का बाद में आता है पुलिस वाला बन के, उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन होता है, वो उससे उसकी तस्वीरें भी बना लेता है, उससे फिर वो कन्फेशन भी कराते हैं कि हमने जो है ना हमसे गलती हो गई। तो फिर ये जब हुआ कि जब उन्होंने इन तमाम गैंग मेंबर्स ने वकार को हर तरह से घेर लिया, प्रेशराइज़ कर दिया, उसको डरा दिया थ्रेट्स दे के, कानून की थ्रेट्स दे के। उसके बाद फिर जब उसको उन्होंने कहा कि वकार के पास जो इमीडिएट उसके पॉकेट्स में चीज़ें थीं, जो पैसे थे वो भी ले लिए, उसकी जो कोई कीमती चीज़ें थी वो भी ले ली। इसके अलावा उन्होंने फिर कहा कि ये इजी पैसा का अकाउंट है, ये जैज़ कैश का अकाउंट है, तुम इस पे अभी हमें जो है ना वो मैक्सिमम पैसे मंगवा के दो। वकार वहाँ पे अपनी जो है ना वो ज़ाहिर है उनसे जान छुड़ाने के लिए अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, जो करीबी साथी होते हैं उनको फ़ोन करता है कि मैं किसी एमरजेंसी सिचुएशन में हूँ, तो मुझे यहाँ पे आप लोग इमीडिएट मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब वो जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी कैपेसिटी के तौर पे इसको जितना कंपनसेट कर सकते हैं उन्होंने इसको पैसे भेजे, तकरीबन 70 से 80 हज़ार के करीब उन्होंने उस मौके पे दिया, उन्होंने इसके अकाउंट पे पैसे भिजवा दिए। लेकिन उन्होंने मज़ीद पैसों की डिमांड की, उन्होंने कहा कि हमें 5 लाख आपने और पैसे देने हैं। इसमें फिर वकार ने कहा कि ये तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा, किसी के पास जाकर किसी से मैं रिक्वेस्ट करके मिन्नत करके पैसों का अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ बैठ के तो मेरे से मज़ीद कोई पैसे नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 8 से 10 घंटे का टाइम देते हैं, तुम जाकर ये पैसों का बंदोबस्त करो। अगर तुम नहीं पैसों का बंदोबस्त करोगे तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे कि इसने हमारे घर में घुसकर हमारे घर की औरत को इसने कोई रेप करने की कोशिश की इस तरह से। और दूसरा ये कि तुम्हारे जो ये वीडियोज़ हैं, जो ये पिक्चर्स हैं, इनको भी हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। तो जब ये हमारे पास हजरतवाल थाने में आया तो इसकी जब हमने बात सुनी तो हमने फिर कहा कि हमें पहले वो घर दिखाओ कि जिस घर में तुम्हें इन्होंने लेकर गए थे वहाँ पे रखा हुआ था।
तो जिस घर में तुम गए थे, तो इसने जब वो दूसरी पार्टी जो है वो इसको मुसलसल कॉल कर रही थी कि हमें पैसे का टाइम गुजर रहा है, पैसे दो पैसे, जब इसने उनकी कॉलों का जवाब नहीं दिया तो उनको भी यकीन हो गया कि ये बंदा अब नहीं आएगा और ये पुलिस, उनको पता चल गया था ये पुलिस के पास जा चुका है। फिर ये कि जब हम उस मौके पे पहुंचे, गली उससे जहाँ पे एड्रेस था वहाँ पे गए तो उस घर को लॉक लगे हुए थे। फिर हमने इधर घर से इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये अभी कुछ देर पहले यहाँ से ये इनको हमने जाते हुए देखा है। इलाके से हमने बाकी भी इन्फॉर्मेशन ली कि ये लोग कौन थे, तो उन्होंने कहा कि ये 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे आए थे, ज़्यादा अर्सा हमको जानते नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि ये कोई यहाँ पे कोई खातून रहती है और उसके साथ कोई उसकी लड़की भी हमने देखी है, तो वो कहते जी इसकी बेटी है। और इसके अलावा इस घर में कोई हमने बड़ा नहीं देखा, कोई लड़का वैसे आता जाता है, तो इस तरह से हमने खुद भी कभी इनसे नहीं पूछा, ना इन्होंने हमसे कभी मिलना मिलाना किया है। तो बहरहाल हमने फिर वहाँ पे जो उनके मोबाइल फ़ोन्स थे उनकी हमने लोकेशन CDR वगैरह चेक की कि किस इलाके में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। फिर वहाँ पे हमने जाके इंफॉर्मेशन ली, तो कुछ हमने CCTV कैमरास भी देखे, लोगों से, इलाके के लोगों से, गली मोहल्ले के लोगों से इंफॉर्मेशन ली। तो हमें फिर वो वहाँ से हमें एक जो उनका मुल्ज़िम है जिसका नाम उमैर है, जो लड़की का भाई बना हुआ था, हमें उसके वेयर अबाउट्स का पता चल गया। उसको जब हमने अरेस्ट कर लिया तो उसने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में तो हमें मतलब उसने कहा कि हमारा ये हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, हमारे कुछ इससे पैसों का लेन देन था, तो वो हमने से पैसे मांगे, ये दे नहीं रहा, तो अब ये हम पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन हमने फिर इसको प्रॉपर उसकी इंटेरोगेशन की, इसको बाकी चीज़ें भी जो उसके स्टेटमेंट्स थी वो हमने इसके सामने की। तो फिर इनिशियली इसने ये बातें बताई कि ये इसमें हमारे गैंग में जो है ना वो खातून है रबीना, और एक उसकी बेटी आयशा है, और एक जो नदीम के बारे में जो पुलिस वाला जो वो बेसिकली सिविल डिफेंस का मुलाजिम था, और वो अभी अपने आप को पुलिस वाला ही बनता था इनके गैंग में। ये मतलब इनके साथ तमाम जो है ना ये स्क्रिप्ट इनका ऐसे चलता है, ये ऐसे इनकी प्रेशर टैक्टिक्स ये सारे इस्तेमाल करते हैं कि पहले एक बंदा उसका भाई बन के सामने आता है, वो उसको गैरत के नाम पे जो है ना वो उसको डराता धमकाता है, थ्रेट करता है कि मैं मोहल्ले के लोगों को बुला लूँगा, मैं अपने बाकी रिश्तेदारों को बुलाता हूँ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर ये पुलिस वाला आ जाता है, ये पुलिस वाला फिर आके अपनी कानूनी कार्रवाई वगैरह की चीज़ें डालता है बीच में, झूठा पुलिस वाला बन के। और फिर उसके बाद एक और पुलिस वाला आ जाता है फाइनल के चलो अब थाने जाने का टाइम है, इस तरह की जब चीज़ें करते हैं। तो उस टाइम तक ना वो तमाम विक्टिम को इतना को प्रेशराइज़ कर चुके होते हैं कि विक्टिम जो है ना वो बस इस टर्म्स पे होता है कि आप जो मुझसे चाहते हैं मुझसे ले लें। ज़्यादातर जो इनके विक्टिम्स होते हैं वो यही हैं जो दूसरे शहरों से आ जाते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, जिनको आइडिया नहीं होता कि इस तरह के यहाँ पे फ्रॉड्स होते हैं, और डेफिनेटली कुछ दूसरे जॉब वाले लोग भी इनका विक्टिम बनते हैं, बिजनेसमैन भी। लेकिन वो डिपेंड करता है केस टू केस कि ये किस तरह से उनको ट्रैप करते हैं और किस तरह से फिर वो उनका कॉन्फिडेंस वगैरह आपस में इनका बनता है, किस तरह से इनका एतमाद का रिश्ता बन के तो फिर वो आगे बात चलाते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें बड़ी अच्छी टीम हमारी काम भी कर रही है, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतर चीज़ें निकलेंगी, एविडेंसेस। अभी इसका जो 5th मेंबर है अली, उसके पीछे हमारी टीम्स जो हैं वो उसको अरेस्ट करने की, उसके पास एविडेंसेस हैं मेन, उसके मोबाइल फ़ोन्स में ये डाटा वगैरह है, तो ये तमाम चीज़ें फिर उसको अरेस्ट करने के बाद चीज़ें सामने आएंगी कि वो कैसे कैसे ये लोगों को अरेस्ट करते थे, कैसे कैसे लोगों को ये ब्लैकमेल करके प्रेशराइज़ करके फिर उनसे चीज़ें एक्सटॉर्ट करते थे। SHO हंजरवाल अदील अंजुम ने खोज को बताया कि कपड़े उतरवा कर फिल्म बनाना और इज्जत को तार करना शरीफुल नफ्स वकार डर गया और पैसे देने पर राजी हो गया। 75,000 देकर वहां से चला गया। अगले दिन फिर वकार को कॉल आती है पूरा 5 लाख मांगने की, अगर ना दिया तो वीडियो वायरल कर देंगे। वकार को लगता था कि 75,000 दे दिया अब जान छूट जाएगी, लेकिन नहीं, मालूम था कि जिंदगी मजीद उजड़ जाएगी। घर पर छापा मारा तो घर बंद था, तो फिर मजीद कार्रवाई सख्त कर दी, जाल बिछा दिया और फिर एक दिन रात के वक्त वहां मुलजिम आते हैं तो फौरन इत्ला पर पुलिस ने छापा मारकर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। हनी ट्रैप इसमें ऐसे है कि एक लड़की जो है वो किसी शरीफ और नफ्स आदमी को किसी तरह से जो है ना ट्रैप करती है
थ्रू मोबाइल फ़ोन, थ्रू इंटरनेट, किसी भी जो है ना सोर्स के ज़रिए उसको जो है ना ट्रैप करती है, उसके साथ फ्रेंडशिप करती है, फिर बाद में उसको अपने किसी मखसूस मुकाम पे बुलवाती है। वहाँ पे उसके गैंग मेंबर्स दूसरे मौजूद होते हैं, वो उसको प्रेशराइज़ करते हैं, उसकी जो है इज़्ज़त के ऊपर बात करते हैं, उसके कपड़े वगैरह उतरवा के वीडियो बनाते हैं, मारते हैं, उनसे जो है ना फिर बाद में एक्सटॉर्शन करते हैं, तवान के पैसे वसूल करते हैं। उनको जो है ना इज़्ज़त का बता के कि आपकी इज़्ज़त को जो है ना हम नीलाम कर देंगे, आपको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, लोगों को बताएंगे कि जी आपने ये गलत हरकत करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो जो ज़ाहिर है शरीफ उन नफ्स आदमी होता है वो डर जाता है, इससे डर जाता है और वो अपने ये पैसे दे के अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करता है। तो बुनियादी तौर पे इसमें ऐसे हुआ था कि हमारे पास जब ये कंप्लेनेंट वकार हमारे पास पहुंचा है, तो ये जिस दिन इसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो उसी दिन हमारे पास नहीं आया, ये उसके एक दिन बाद हमारे पास आया। ये सारा इसका बैक एंड ऐसे था, जिस दिन इंसिडेंट होता है ये बंदा अपनी इज़्ज़त बचा के वहाँ पे थोड़े से कुछ 75,000 रुपीज़ उनको दे के तो वहाँ से चला जाता है। उनके पास इसका नंबर होता है, वो इसको नेक्स्ट डे दोबारा कॉल करते हैं कि कल तुम्हें हमने कहा था कि 5 लाख रुपया देना है, तो बकाया पैसों के लिए तुम्हें टाइम दिया है, तुमने अगर आज हमें पैसे ना दिए तो हम तुम्हारी वीडियोस जो हैं वो वायरल कर देंगे। जब वो बंदे को दोबारा कॉल आती है तो वो फिर ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको ये लग रहा था कि शायद ये एक छोटा सा फेज़ है जो कल उसका गुजर गया है, अब शायद ये दोबारा उसको कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको दोबारा कांटेक्ट किया, वो परेशान हो गया। उसने अपने 1-2 दोस्तों के साथ रब्ता किया, उनमें से उसका एक जानने वाला जो है वो पुलिस ऑफिसर था। हमारे पास ये एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन को देखते हैं तो एप्लीकेशन का क्योंकि ये एक्सटॉर्शन का मैटर था तो हम फ़ौरन अपने सीनियर कमांड के साथ इसका डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद फ़ौरन से एक टीम तश्कील दी जाती है। टीम तश्कील दी गई तो जब हम लोगों ने उसकी निशानदेही पे, कंप्लेनेंट की निशानदेही पे उस मुकाम पे उस घर पे पहुंचे तो वो घर लॉक था। ठीक है। जब हमें वो घर लॉक मिला, हमें कोई मज़ामत नहीं मिली, किसी तरह के जो है वहाँ से कोई और बंदा नहीं बरामद हुआ क्योंकि वो घर लॉक था। हनी ट्रैप गैंग बेसिकली ऐसे ऑपरेट करता है कि वो जिस जगह के ऊपर ये सारा सीन क्रिएट करते हैं वो वहाँ से बाद में उस सीन के बाद चले जाते हैं कि अगर कोई बंदा पुलिस के पास चला जाए या किसी और बंदे को, सिविल बंदे को भी, किसी को भी अपने साथ लेके आए तो वहाँ पे उसको कोई उनका गैंग ना मिले, वरना ये अगर कोई भी वापस आएगा तो ये तो उसी टाइम पकड़े जाते हैं। ये उस जगह को चेंज कर लेते हैं जहाँ पे ये सीन क्रिएट कर। फिर आप मौके पे पहुंचे? हम जब वहाँ पे मौके पे गए तो वहाँ पे जो है हमें घर लॉक मिला। हमने क्योंकि इसको जिस नंबर से कॉल्स आती थी फिर हमने उसके ऊपर जो है ना वर्किंग स्टार्ट कर दी। हमने CDR ली, उसकी CDR से हमने B पार्टी के ऊपर वर्क किया। B पार्टी से हमने जो है उसी घर के ऊपर जो है हमने एक इन्फॉर्मर बैठा दिया। इन्फॉर्मर को सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन दी थी, ये हिदायत की थी हमने, डायरेक्शंस ये थी कि आप अगर इस घर में कोई मूवमेंट देखता है, कोई आते हैं तो उसने हमें जो है ना इत्तला करनी है। रात के टाइम वहाँ पे एक बंदा आता है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम फ़ौरन वहाँ पे रेड करते हैं। अदरीस जो मेरा चौकी इंचार्ज है वहाँ पे जाता है, रेड करता है, वहाँ से जाके एक उमैर नाम के लड़के को लेके आता है। उमैर नामी लड़के को जब हम लेके आते हैं उसको इंटरोगेट करते हैं। वो कहता है जी मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं इनके किसी भी मामले में नहीं हूँ। जब उस घर में, क्योंकि पहले लॉक था, जब हम उसको उमैर को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ से हमें उस घर के अंदर से उसका सामान भी मिलता है, क्योंकि उमैर का ID कार्ड वगैरह भी उस घर के अंदर से ही हमें मिलता है। हमें ये वाली चीज़ के ऊपर शवाहिद ये कहते थे कि ये बंदा बीच में मुलव्वस है, लेकिन वो मान नहीं रहा था। फिर हमने कंप्लेनेंट को बुलाया, कंप्लेनेंट को बुला के उसकी हमने शनाख्त करवाई। उसने शनाख्त की, उसने बताया कि यही बंदा रुबीना नामी जो खातून मेरे साथ बात करते थे उसका भाई बना था। और इसी ने तशद्दुद किया, इसी ने मेरे पर तशद्दुद किया, इसी ने मेरे कपड़े फाड़े, इसी ने ही जो है ना दूसरे बंदों को बुलाया जो अली और नदीम जो पुलिस वाले बन के आए वहाँ पे और जिन्होंने बाद में वीडियोस वगैरह बनानी शुरू की, तो इसने ही बुलाया था। फिर हमने उस बंदे की इंटरोगेशन के बाद उसको जब ब्रेक कर लिया तो उसने फिर हमें ये कहा कि मैं आपको नेक्स्ट जो है जगह पे ले गया। उमैर के थ्रू हमने फिर नेक्स्ट जो है लालाजार में रेड किया। लालाजार में रेड करके हमने वहाँ से नदीम जो कि सिविल डिफेंस का मुलाजिम है उसको गिरफ़्तार किया और उस घर से रुबीना जो इस केस की मेन एक्यूज़्ड है, जिसने ये सारा ट्रैप किया था, उसको और उसकी बेटी आयशा को हमने वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। जो रुबीना है वो तकरीबन 2020 से पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक रिकॉर्ड याफ्ता है। इन्हीं केसेस में फ्रॉड के इन्हीं केसेस में रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके ऊपर 2020 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। फ्रॉड तो ये इससे पहले के कर रहे होंगे, लेकिन जो पुलिस के पास पहली दफ़ा जो किसी ने रिपोर्ट किया था वो 2020 में था जब ये गिरफ़्तार हुई। क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं,
और हैबिचुअल हैं। इंकशाफात इनके इस तरह के केसेस में तो ये डायरेक्टली नहीं बताते कि हमने इस बंदे के साथ भी किया, इसके साथ भी, ये कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हमने क्या किया, हमने जब इनको गिरफ़्तार किया तो हमने ये वाली जो तफ्तीश है हमारी सीनियर कमांड ने वो CCD को दे दी। CCD पे भेजने का, ये तफ्तीश उधर ट्रांसफ़र करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि ताकि इनसे मुकम्मल तौर पे एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स में इन्वेस्टिगेशन की जाए। दूसरे लोगों पे को जो है ना वो हम लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि जो लोग इस तरह के विक्टिम हुए हैं वो लोग हमारे साथ कांटेक्ट करें और हम उनको जो है ना इनकी शिनाख्त करवाएं। अगर यही लोग हैं तो वो जाके अपना केस रिपोर्ट करवाएं। मैसेज ये है कि एक तो हर बंदे पे एतमाद ना किया जाए, और दूसरा कोई इस तरह का ट्रैप वाला सीन नज़र आए तो उसमें अपनी केयर करते हुए जाएं, अपनी इज़्ज़त को महफूज करें और दूसरों की भी इज़्ज़त को महफूज रखें। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तफ्तीश का दायरा वसी हुआ और जैसे जैसे गहराई में उतरे नए राज सामने आना शुरू हुए। चौकी इंचार्ज थाना अंजरवाल ने खोज को बताया कि हमने तफ्तीश को नए जावियों से देखना शुरू किया। हम जानते थे कि ये सिर्फ एक मामूली जुर्म नहीं बल्कि ये एक पेचीदा और मुनज़्ज़म जाल था। मोबाइल डाटा, CCTV और कॉल रिकॉर्ड ने हमें इस जाल के धागों तक पहुँचाया और एक बेगुनाह शहरी की निशानदेही ने हमें इन तक पहुँचा दिया। बारिश में मुलजिम के घर पहुंचे, उमैर को पकड़ा और पता चला कि रुबीना बीबी, आयशा और नदीम कहां छुपे थे। वहां से गिरफ्तार किया, लेकिन रुबीना पर पहले से 3 मुकदमात थे। इसमें जो मदई है ये हमारे पास आया तो मैंने SHO साहब से डिस्कस किया और उसके बाद हम फौरी गए। शदीद बारिश हो रही थी लेकिन हम फौरी उधर पहुँचे हैं। जो इन्होंने हमें जाए वकूवा दिखाया, घर दिखाया, लेकिन घर को लाक लगा हुआ था। उसके बाद हमें पता था कि इनका छोटा मोटा इधर सामान पड़ा, ये लाजमी इधर आएंगे। उसके बाद हमने अपना उधर एक बंदा उधर महल्ले में हमारा वाकफ़ था, उधर हमने एक अपना जवान भी मुकर्रर कर दिया, मुखबर मुकर्रर कर दिया। तकरीबन इसका काफ़ी कोई 1-1.5 दिन हम वेट करते रहे कि ये लाजमी इधर बंदे आएंगे अपना सामान वगैरह उठाने। तो ये फिर एक उमैर नामी लड़का ना ये आया उधर और साथ को वर्कर वगैरह लेकर सामान उठाने के लिए आया। हमें पता चला, हमने फौरी रेड किया और उमैर को पकड़ा। उसके बाद हमने उमैर की इंटरोगेशन की है तो उसने इंकशाफ किया कि इस तरह मेरे साथ जो रुबीना बीबी और इनका सारा ऑलरेडी हमने मोबाइल फ़ोन से जो इन्होंने मोबाइल फ़ोन यूज़ किए थे इस काम में, इनकी ऑनरशिप CDR वगैरह ये वो डाटा हमने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद उमैर ने हमें बताया कि ये फ़लाँ जगह पे छुपे हुए हैं, उधर अगर रेड किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। हमने फौरी उमैर को साथ ले जाकर लालाजार में रेड किया। उधर फिर ये नदीम और ये जो रुबीना और एक आयशा नामी लड़की ना, उधर हमें मौके से हमने इनको गिरफ़्तार किया और इन्होंने इंकशाफ किया कि हमने इस तरह ये 2 दिन पहले ये वाला काम किया था। ये रुबीना ऑलरेडी भी रिकॉर्ड याफ्ता है इस तरह के मामलात में, 3 मुकदमात हैं इस पे पहले भी। सीनियर कानूनदान शहबाज अकमल जिंदरान ने खोज को बताया कि इस केस की संगीनियत इस बात से है कि ये महज एक फर्द की जिंदगी को मुतासर नहीं करता बल्कि पूरे समाज के एतमाद को चैलेंज करता है। ये एक ऐसा जुर्म है जिसके पीछे न सिर्फ फ्रेब बल्कि अब से बेजा ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के कई मुजाहिरे छुपे हुए हैं। इस केस में मुलजमान को सख्त सजा दिलवाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है ताकि माशरे में ऐसे जाल बिछाने वाले अफराद को सबक मिले। पाकिस्तान में जो क्रिमिनल कल्चर है हनी ट्रैप का, ये बड़ा फैलने लगा है। हनी ट्रैप का ये एक जुर्म ऐसा है जिसका एक कल्चर बन चुका है कि हमारे जो हैं कि ये हर 2 सोसाइटी हमारे अंदर, जो हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी है, हमारी लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी है और हमारी अपर क्लास जो एलीट सोसाइटी है, इन तीनों जगहों पे ये जो है ये क्रिमिनल कल्चर जो है ये फ़रोग पाने लगा है। और इसमें जो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो कि हनी ट्रैप को बराह रास्त मुखातब कर सके, बराह रास्त अट्रैक्ट कर सके या इसको हिट कर सके। पाकिस्तान में इसके लिए वही दफ़ात होती हैं जो धोखाधड़ी के लिए होती हैं या बताखोरी के लिए होती हैं।
उन दफात का ये पुलिस इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 एजेंसीज़ हैं जो इनको डील करते हैं, एक पुलिस करती है हनी ट्रैप के जो केसेस हैं उनको, और अगर डिजिटल लेवल पे हो तो फिर ये इसको FIA डील करती है। तो पाकिस्तान में इशू ये है कि यहाँ पे जब पुलिस वाले केस दर्ज करते हैं तो उसमें वो 420 की दफ़ा लगा देते हैं धोखाधड़ी की, या 384 की बताखोरी की वो लगा देते हैं, इस तरह की दफ़ात लगा देते हैं, जिसका फ़ायदा इन मुलजमान को होता है। क्योंकि आप अगर देखें 384 जो है ये एक्सटॉर्शन है कि उस सूरत में जब किसी को ये थ्रेट किया जाए कि आप मुझे इतने पैसे दो वरना मैं आपको मारूंगा, आपको ज़ख्मी कर दूंगा या ऐसे कुछ होगा, तो ऐसी सूरत में जो एक्सटॉर्शन का केस है उसमें 7 साल की सज़ा है और पुलिस अमूमन यही दफ़ा लगाती है। हालांकि इसके साथ 388 जो है वो भी यही कहती है कि अगर आप किसी को जान से मारने की या ऐसी कोई जुर्म जिसकी सज़ा मौत है उसके थ्रेट करते हैं और उसको एक्सटॉर्ट करते हैं, उससे बत्ताखोरी करते हैं, तो उसकी सज़ा भी 7 साल है। लेकिन ये दोनों जब दफ़ात लग जाती हैं तो उसमें एक उस पर आप समझें कि थोड़ा एक प्रेशर पड़ जाता है, ज़्यादा पड़ जाता है कि ये इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ भी ख़वातीन हो, औरतें शामिल हों इस जुर्म में, तो मेरे ख्याल में 503 भी लगनी चाहिए, उसमें 388 भी लगनी चाहिए, 399 भी लग सकती है। और ऐसी सूरत में जब ये सारी दफ़ात मिल जाती हैं तो इनका एक इम्पेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। फिर जो अदालतें हैं वो भी देखती हैं कि ये बंदा जो है, जो मुलजमान है, इनको कैसे वो बेल आउट कर दें कि ये इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है और ये हीनियस क्राइम बन जाता है। अगर कोई बंदा ऐसा खुद को शो करता है कि वो एक आम शहरी है या कोई और है, लेकिन वो अपने आप को ज़ाहिर करता है किसी और एजेंसी का बंदा या कहीं और पुलिस वाला खुद को ज़ाहिर करता है, कोई भी किसी भी अफसर को ज़ाहिर करता है कि ये मैं हूँ, हालांकि वो नहीं है, तो उसके लिए उसकी बाकायदा सज़ा है। लेकिन इशू यही है कि हम इनको ये जराइम जो है ना, इनकी सज़ा भी जैसे मैंने आपको बताया कहीं पे 2 साल या 3 साल है, तो उसको जो है हमारी कोर्ट्स वो भी बदर नहीं करती। और वो जब पुलिस वाले होते हैं या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है हमारी पुलिस या FIA, वो जब अपने केस तैयार करते हैं तो उनको वो भी बहुत सारे लकूना जो है वो छोड़ देते हैं, जिसका ऑब्वियसली फ़ायदा जो है वो मुलजमान को होता है। उनके वकला जो है वो उसी चीज़ को वो एक्सप्लॉइट करते हैं और वो बेल आउट हो जाते हैं। सर दस सबसे पहले तो यही है कि सरकार को चाहिए कि इसमें एक बाकायदा कानून साजी हो जो हनी ट्रैप के हवाले से हो, पहली बात तो ये। दूसरा, अवामुल नाज़ जो कि हम वैसे तो मजमूई हम लोग जो हैं वो इंसानी ये जिबिल्लत है कि उसको अगर कोई चीज़ बड़ी सस्ती या कोई ऐसी लगे तो वो अट्रैक्टिव लगती है। आप देखते हैं कि वाक़यात ऐसे सामने आते हैं कि एक बंदा जो है वो कच्चे के इलाके में चला गया क्योंकि उसको किसी ने कहा कि जी मैं आपको सस्ता ट्रैक्टर दे दूँगा या सस्ता ट्रक दे दूँगा, कोई गाड़ी लेने चला गया, तो वहाँ पर जाके उन्होंने अगवा कर लिया। हनी ट्रैप जहाँ भी आता है उसमें 99% ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं। इशू ये है कि अवाम को चाहिए कि ऐसी जो भी उन्हें कुछ चीज़ अट्रैक्टिव लगे तो उसकी पहले छानबीन कर लें कि भाई आप अगर मुझे ये इस तरह की सस्ती चीज़ को दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो। ख़वातीन के साथ अमूमन ये होता है कि वो आपके साथ लूज टॉक शुरू कर देती हैं और आप बड़े खुश होते हैं कि ये मेरे साथ तो बड़ा अच्छा हो रहा है, ये आप समझते हैं, आप खुद को गुफ्तगू करने लग पड़ती हैं। और बाद में वो आपको आपकी वीडियो बना रही होती है, आपका सब कुछ उसको रिकॉर्ड कर रही होती है, आपको वॉइस जो है नोट्स ऐसे आते हैं आपकी, इवन के वो आपको वीडियो कॉल्स करना शुरू कर देती हैं। हनी ट्रैप में मैं नहीं समझता कि आज तक किसी को वाज़ेह तौर पे कोई सज़ा हुई है। अगर सज़ा हुई है तो 420 में कोई उसकी बेल आउट हो जाते हैं, दूसरे इस तरह के एक्सटॉर्शन वाले मामला तो उनमें बेल आउट हो जाते हैं। इसकी अलग से जब इसके कोई बनेगा कानून साजी होगी, इसकी सज़ा जो है वो बढ़ाई जाए, उम्र कैद की जाए या 10 साल या इससे ज़्यादा रखी जाए, ताकि ये जो प्रोहिबिटरी क्लॉजेज़ हैं उनसे ये बाहर निकले। जब उनमें जब अब फाल करेगा तब ये जाके होगा कि उनकी चीज़ें जो हैं वो उनको बेल आउट नहीं होंगे वो, और पुलिस और अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक करे, जो इस्तगासा है हमारा जो FIA है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक करे। जब तक ये लोग अपने केस सही तरह से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो कोर्ट से इन्हें रिलीफ मिलता रहेगा। और ये जुराइम जो हैं ये देखें, कोई भी जुर्म जो है वो उसी सूरत में होता है जब कोई भी बंदा उसको देखता है कि मैं इसे करने के काबिल हूँ, और सामने जो बंदा बैठा है वो उसका टारगेट है, वो किस हद तक उसका जो है वो दफा कर पाता है, अपना आप रेजिस्ट किस हद तक कर पाता है। जो बंदा रेजिस्ट करता है वो बच जाता है, जो नहीं करता वो फंस जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो आप सबसे पहले मुतलका जो एजेंसी है, पुलिस है या FIA, आप उससे रजू करें। आप पुलिस को बताएं कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है, सारे सबूत जो हैं वो पेश करें। उसमें जो देखें, आप अपनी फैमिलीज़ को इतमाद में ले सकते हैं। आपकी फैमिली है, वो लाजमी नहीं है कि आपसे मुतनफ़र हो जाए, आपका घर तबाह हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, ये 100% नहीं है। जब आप एक इस अंदाज़ में अपना केस पेश करें, अपनी फैमिली के सामने भी बात करें कि मेरा जो है तो मैं गलती हुई है, मुझसे मुझे माफ़ी दे दें या इस तरह लेकर चले, तो आपकी सारी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी।
जब फैमिली सपोर्ट करेगी, आपकी सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी पुलिस आपको सपोर्ट करेगी, तो ऐसे जो अनासर हैं ऑब्वियसली उनकी जो है वो हौसला शिकनी होगी और वो कभी भी पनप नहीं सकेंगे और वो जल्द पकड़े जाएंगे। सवाल ये है कि ये जाल सिर्फ वकार के लिए था क्या इसके जरिए और भी बेशुमार जिंदगियां उजाड़ी जा रही थी। ये एक हकीकत है कि कभी कभार एक बेजर सी बात, एक मुस्कुराहट, एक नरम आवाज या एक अजनबी मुलाकात आपकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन का आगाज बन सकती है। याद रखें, हर फोन कॉल पर पैगाम, हर मुलाकात एक मौका हो सकती है, लेकिन बाज़-औक़ात ये वो मौका होती है जिसमें आप एक जाल में फंस जाते हैं। एसपी इकबाल टाउन और एसएचओ हंजरवाल की सख्त निगरानी और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रुबीना, आयशा, नदीम और उमैर जैसे मकरू चेहरे बेनिकाब हो चुके हैं, लेकिन हमेशा होशियार रहें। दुनिया में दिखावा और हकीकत में फर्क होता है और आप कभी नहीं जान सकते कि आपकी जिंदगी में कब ऐसा लम्हा आ जाए जो सब कुछ बदल कर रख दे। ये कहानी सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन क्या आप इस जाल में फंसने से बच सकते हैं? याद रखें, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। खोजब्ता के मुताबिक शहरी किसी भी अजनबी कॉल से रिस्पॉन्ड करने पर परहेज करें। ये ना हो कि वो अजनबी कॉल आपके लिए तावान का बाइस बन जाए। ऐसे वाकयात से इज्तनाब किया जाए और वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों पर नजर रखे, उनको बुरे लोगों की सोबत से महफूज रखे ताकि ऐसे वाकयात दोबारा रूनुमा ना हो सके। शोएब भट्टी और खोजब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।